हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फीचर्स पढ़े थे, तो फीचर्स प्लीज जरूर याद कर लेना, यूनिटी फीचर्स और फेडरल फीचर्स, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने लग गए हैं अब। ठीक है, तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जहां कहीं भी आपको एक चीज नजर आए कि ये काम सिर्फ एक ही बॉडी कर सकती है, तो वो कैसा फीचर्स होगा, यूनिटरी फीचर्स। एकात्मक विशेषताएं होंगी भारत की। और जहां कहीं भी आपको कोई भी चीज दो भागों में बटी हुई नजर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा, सेंटर के साथ साथ पावर्स वो स्टेट के पास भी हो, तो इसका मतलब ये कैसा फीचर होगा, फेडरल फीचर होगा, संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वहां से अगर एक क्वेश्चन आ गया तो हो नहीं पाएगा अगर तुमने फीचर्स नहीं पढ़ रखे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक नहीं है कि अपना सेंस लगा के कर दोगे। अगर वो वीडियो नहीं देखकर गए हो तो उस तरह का सवाल तुमसे होगा भी नहीं वहां। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज की क्लास में हम पॉलिटी का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। राज्यों का पुनर्गठन बोल दो या फिर भारत का एकीकरण बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, देखो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली भारत आजाद हो रहा है 1947 में। उस समय भारत की जो यानी कि भारत में राज्य कैसे थे, केंद्र शासित प्रदेश थे या नहीं थे, और ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला जो कॉन्सेप्ट आया है भारत में कब से आया है। साथ आज वर्तमान में भारत में जो ये 28 राज्य बने हैं, तो क्या ये राज्य शुरू से थे, ये राज्य बनना कब शुरू हुए, और इन 28 राज्यों तक हम कैसे पहुंचे। तो आज वाले टॉपिक में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी सारे के सारे लिख लेना भाई कॉपी में। ठीक है, सारी चीजें लिखी नहीं जाती हैं। ठीक है, पीडीएफ में सब कुछ ही लिखा नहीं होता, कुछ चीजें खुद से भी नोट करनी होती हैं। तो देखो बात है भाई, देखो हमारे लिए जो शासन करने का जो एक्ट था, अंग्रेज हम पे शासन करते थे और टाइम टू टाइम हमारे लिए एक्ट लाते थे। ठीक है, तो हमारे लिए जो लास्ट एक्ट लाया गया था रूल करने के लिए, वो कौन सा था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। लिख लो इसे, 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये लास्ट एक्ट था, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ये लास्ट एक्ट था जिससे ब्रिटिशर्स ने क्या कराया, भारत पर शासन कराया। ठीक है, इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारत को स्वतंत्र करने के लिए आ रखा है, ना कि भारत पर शासन करने के लिए, कि 1947 में अब अंग्रेजों का राज खत्म हो चुका है। तो एक तो याद रखना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद खत्म हो गया था। ठीक है, तो हमारे लिए अंग्रेजों की तरफ से जो एक्ट आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, जो अंग्रेजों की तरफ से आया था, वो कौन सा एक्ट था, 1858 का एक्ट। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो पहला एक्ट आया था वो कौन सा था, 1858, और जो लास्ट एक्ट था वो कौन सा था, 1935 का। ठीक है, इससे पहले के जितने भी थे, जो इससे पहले के थे, वो सारे किसके लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एक्ट थे। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल करती थी, तो उनके लिए वो सारे एक्ट थे। उनको बोलते थे चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब होता है एक तरह का लाइसेंस। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट लाइसेंस ही तो दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ईस्टर्न कंट्रीज पे जाके क्या करो, रूल करो। ठीक है, तो हम देखते हैं 1833 का एक्ट, उसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, जबकि 1858 से लेकर 1935 के जो एक्ट है उनको चार्टर एक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई लाइसेंस नहीं है, वहां पर डायरेक्ट कौन शासन कर रही है, क्वीन शासन कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है। तो एक तो ये अंतर समझ में आना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम और चार्टर एक्ट दोनों में क्या फर्क होता है। चार्टर क्या है, एक तरह का लाइसेंस, जो किसके लिए बने होते थे ये एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जबकि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया था, डायरेक्ट भारत की महारानी रूल कर रही थी। और कौन सा एक्ट लाया गया था, 1858 का एक्ट। लास्ट एक्ट कौन सा था जो अंग्रेजों द्वारा शासन करने के लिए आ रखा है, 1935 का अधिनियम। इसके बाद जो अगला एक्ट आया था 1947 का एक्ट, उसका नाम अलग है, इसलिए पेपर में इसका नाम आता है कि 1947 के एक्ट का नाम बताओ, तो क्या याद रखोगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें टोटल कितनी धाराएं थी, 20। कितनी धाराएं थी, 20 सेक्शन हुआ करते थे इसमें। इसी में से ही एक धारा थी, धारा 8(1), धारा 8(1, ये पेपर में पूछा हुआ है।
इसी लाइन में लिखा हुआ था कि भारत को क्या किया जाएगा, आजाद। तो भारत को जो आजादी मिली है वो 1947 के अधिनियम की कौन सी धारा से मिली हुई है, वहां ऑप्शन में ऐसे लिखा आएगा धारा 9, धारा 10, धारा 8। तो कौन सी धारा से मिली हुई है, धारा 8(1). और टोटल इसमें कितने थे भाई, ये कानून होता है उसमें 20 लाइन लिखी होती है, ठीक है। तो ये एक एक्ट आ रखा है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास होकर कि भाई भारत को क्या कर दो, आजाद कर दो। इसमें टोटल कितनी धाराएं, 20। और कौन सी धारा से आजादी मिली है, तो कौन सी धारा याद रखोगे, धारा 8(1). इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ सवाल है। और इस एक्ट का नाम याद रखना क्योंकि इसी एक्ट का नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, बाकी सबका नाम है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका नाम अलग है, इसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो पहली बात तो ये जो एक्ट आया है भारत को आज़ाद करने के लिए आया, भारत पर शासन करने के लिए नहीं आया है। अब इसी एक्ट से कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कि भाई ये एक्ट आया तो कैसे आया। देखो 1946 में क्या बनती है, संविधान सभा बनती है, और 1946 में अंतरिम सरकार बनती है कि भाई अंग्रेज जा रहे हैं भारत को जाते जाते शासन सिखाना है, इसके लिए क्या बनी, अंतरिम गवर्नमेंट बनी। लेकिन मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी थी कि हमें क्या चाहिए, अलग से पाकिस्तान चाहिए, और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया था। शुरू में वो अंतरिम गवर्नमेंट में भी शामिल नहीं हुई, बाद में शामिल हुई। इन सारी स्थितियों को देखकर अगले साल 1947 में क्या होता है, भारत का वायसराय चेंज हो जाता है और वायसराय आ जाता है माउंटबेटन, ठीक है। उससे पहले चल रहा होता है वेवल। कौन था उससे पहले वायसराय, वेवल। तो वेवल तो नहीं चाहता था कि भारत के यहाँ पर टुकड़े हो। तो पहली बात तो जो भारत के टुकड़े में अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ, हालांकि अंग्रेजों ने बीज डाल दिए थे कि आपस में लड़ें, लेकिन फिर भी जब लास्ट जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन ये साफ मना कर देता है कि भारत को आज़ाद तो किया जाएगा लेकिन भारत के 2 टुकड़े नहीं होंगे, यानी कि अंग्रेज नहीं चाह रहे हैं कि भारत के टुकड़े हों। 1947 में वायसराय चेंज हो जाता है और वायसराय आ जाता है माउंटबेटन, और माउंटबेटन एक प्लान लेकर आता है जिसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, और वो प्लान आता है 3 जून 1947 को। कब आता है, क्योंकि ये जून के महीने में आता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जून प्लान, ठीक है। इसी प्लान में लिखा हुआ था कि भारत को क्या किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा, और साथ में भारत के 2 टुकड़े होकर भारत और पाकिस्तान क्या बनेंगे, 2 अलग अलग देश बनेंगे। तो क्वेश्चन आए कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कौन से प्लान में कही गई है, तो कौन से प्लान में कही गई है, जून प्लान में, ठीक है। कब आ रहा है जून प्लान, 3 जून 1947 को, ठीक है। इसमें भारत को टुकड़े ही तो हो रहे हैं, तो टुकड़े होने को क्या कहते हैं, बाल्कन। तो इसको साथ में क्या बोलते हैं, बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्कन प्लान, ठीक है। हिंदी में भी ये बाल्कन ही रहेगा, जून प्लान, बाल्कन प्लान। इसको लाने वाला व्यक्ति कौन था भाई, वायसराय कौन था, माउंटबेटन, इसीलिए इसको साथ में क्या बोलते थे, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, माउंटबेटन प्लान। तो भारत को आज़ाद करने के लिए और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे, ये बात कौन से प्लान में कही गई, कौन सी योजना में, माउंटबेटन योजना में, जून योजना में, बाल्कन योजना में। कब आ रही है बताओ, 3 जून 1947 को। और इसी में ही कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद। भाई ये जून में आ रहा है और भारत कब आज़ाद हो रहा है, 15 अगस्त 1947 को। इसी योजना के तहत ये एक्ट लाया गया था, ठीक है, ये एक्ट लाया गया, और इस एक्ट से भारत को आज़ाद कब करना था बताओ, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास भी तो हुआ होगा, भाई एक्ट आया, आज भारत में एक्ट बनता है तो संसद पास करती है। ऐसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास हुआ था। तो जिस दिन पास हुआ था ना, वो डेट आती है पेपर में 18 जुलाई, कौन सी याद रखोगे, 18 जुलाई 1947। रॉयल असेंट, शाही स्वीकृति, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रॉयल असेंट मतलब होता है किसी को स्वीकृति देना, शाही स्वीकृति, रॉयल असेंट। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को रॉयल असेंट कब दिया गया, 18 जुलाई 1947 को। कौन से प्लान में इस एक्ट की बात हो रखी है, माउंटबेटन प्लान, जून प्लान या बाल्कन प्लान, जो कब आ रखा है, 3 जून 1947 को, ठीक है। और इसी एक्ट में ये बोला गया था कि भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और 2 विभाजित देश बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। कितनी धाराएं थी, 20। कौन सी धारा से आज़ादी मिली है, धारा 8(1). इसको रॉयल असेंट कब मिले, इस एक्ट को शाही स्वीकृति कब मिली है, 18 जुलाई 1947। तो ये 2 डेट जरूर याद रख लेना, 3 जून वाली और 18 जुलाई वाली। और आज़ादी वाली डेट तो तुम्हें याद है ही, 15 अगस्त 1947। धारा जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इस एक्ट में एक और बात आई कि ठीक है भारत को तो आज़ाद कर दोगे, लेकिन भारत के अंदर रियासतें हैं
उन रियासतों का क्या किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के समय जब ब्रिटिश चीजें हुआ करती थी तो जब पूरा भारत है वो 4 भागों में बटा हुआ था, A B C D, इन 4 कैटेगरी में बटा हुआ था। ठीक है, ए में बड़ी रियासतें आती थी, बी में थोड़ी छोटी रियासतें आ गई, सी में और अधिक जो दूसरे क्षेत्र थे वो आ गए, और डी में अंडमान निकोबार को रखा हुआ था। इन्होंने बोला रियासतों के साथ क्या किया जाए, तब रियासतों को यहाँ पर छूट दी गई कि क्या तो आप भारत में मिल जाओ या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, और आपको नहीं मिलना तो आप क्या हो सकते हो, स्वतंत्र हो सकते हो। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि रियासतें 1-2 नहीं है, रियासतें तो बहुत ज़्यादा, 562 रियासतें थी उस समय भारत के अंदर, टोटल मानी जाती है कि 565 है। ठीक है, लेकिन वो रियासतें बाकी कहाँ पड़ रही थी, पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगर पूछे कि कुल रियासतें कितनी है तो या तो 562 करेक्ट आंसर है या 565, ज़्यादा सही आंसर है 562 रियासतें। ठीक है, अब 562 रियासतें बहुत होती हैं भारत के टुकड़े करने के लिए, तब इस काम को पूरा करने के लिए कौन से व्यक्ति आ गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने एक विभाग बनाया जिसे क्या बोला गया, रियासती सचिवालय या रियासती विभाग। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके उपाध्यक्ष यानी कि साथ में उनको काम करने वाले व्यक्ति कौन थे, वीपी मेनन। तो ये दोनों चीजें लिख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनकी हेल्प करने के लिए कौन रहे, वीपी मेनन। जब कश्मीर का विलय होता है ना तो हरी सिंह से जो वारंट पे साइन करवाया जाता है, उस साइन को हराने के लिए वीपी मेनन व्यक्ति ही गए थे। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ये अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष थे, इन दोनों ने मिलकर कौन सा विभाग बना रखा था, रियासती विभाग, रियासती सचिवालय। रियासती विभाग या रियासती सचिवालय। ये कब का बना हुआ है, ये बना हुआ है 5 जुलाई 1947। कब का बना हुआ है, ठीक है। और इंडियन स्टेट्स बोल दो, ठीक है, इंडियन स्टेट काउंसिल बोल दो, रियासती परिषद बोल दो, रियासती सचिवालय बोल दो, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको सबको एक करने के लिए बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हेल्प करने के लिए उपाध्यक्ष कौन बने थे, वीपी मेनन। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि ठीक है सारी रियासतों को एक करेंगे, और वास्तव में ये भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती वाला काम था। इस काम को पूरा करने वाले व्यक्ति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये चुनौती थी कि जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का हुआ, ऐसे ही हमें क्या करना है, भारत का भी एकीकरण करना है। ठीक है, तो वहां पर बिस्मार्क व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बिस्मार्क वो व्यक्ति है जिसने जर्मनी का क्या करवा रखा है, विलय करवा रखा है। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बचपन में हमने हमारी किताबों में, जीके की किताब में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बिस्मार्क शब्द याद रख लेना। अब यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब 4 तरह के स्टेट थे भाई, पूरे भारत को 4 तरह के स्टेट में बांट रखा है। रियासतों को विलय करने का काम किसने कर लिया, इन्होंने। ठीक है, बोला ठीक है भारत और पाकिस्तान को बांट लो। अब जो रियासतें पहले से पाकिस्तान के अंदर ही आ रही थी, अंदर वाली उसी की जगह में आ रही थी, तो वो रियासतें कहाँ मर्ज हो गई, पाकिस्तान में। लेकिन चुनौती ये थी कि भारत में कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने शुरू में तो मिलने से मना कर दिया और बाद में बोला हम कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में। फिर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और चीज़ बोली और माउंटबेटन से बुलवाई कि अगर आप 15 अगस्त 1947 से पहले भारत का हिस्सा बन जाते हो तो हम आपको बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट वाली चीज देंगे भाई। लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 के बाद आप मिलते हो तो आपको एक तो जबरदस्ती मिलाया जाएगा और साथ में आपके साथ जो भी किया जाएगा, ठीक है, उसमें आप किसी से कोई सवाल नहीं कर सकते हो। यानी कि सीधा सीधा ये बोल दिया कि आपको हमारे साथ क्या होना पड़ेगा, मर्ज होना ही पड़ेगा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बहुत तरीके से करा है। ठीक है, इनकी जो पॉलिसी है ना, वैसे उसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है, गाजर और छड़ी वाली। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ तो प्रेम संबंध से अच्छे से भाई चाय पार्टी करके, मेल जोल करके, उनको समझा के क्या कर दिया, भारत में मिला लिया, और जो नहीं माने उनको जबरदस्ती कैसे भी ऑपरेशन चला के, नजरबंद करके उसको क्या कर दिया, भारत में मिला दिया। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, ये किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गाजर और छड़ी नीति कहा जाता है इसे, कि जो प्यार से मान रहा है उसे गाजर दे के मना लिया और जो नहीं मान रहा है उसे छड़ी दे के बना लिया। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई।
आगे देखो, ये सारी चीजें नोट कर लेना। तो देखो, भारत की सीमा में कितनी रियासतें आ रही थी? 562 में से 559 रियासतें मिल गई थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो अभी भी भारत में मिलने से मना कर रही थी। वो कौन कौन सी रियासतें हैं? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखना 3 रियासतें कौन सी है जो भारत में मर्ज नहीं हुई। कश्मीर में राजा कौन है? हरि सिंह। ठीक है, जूनागढ़ में राजा कौन है? महावत खान थर्ड। और हैदराबाद के नवाब कौन है? उस्मान अली। ठीक है, तो कश्मीर में देखो, हमने देखा कि पहले तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में जो कबाइले थे उन्होंने अटैक कर दिया। तब हरि सिंह ने बोला भारत को कि हमारी मदद करो। तब यहाँ पर हमने ये बोला कि जब तुम भारत का हिस्सा हो ही नहीं तो हम कैसे तुम्हारे काम के बीच में टांग अड़ाएं? भाई कल को तुम बोलोगे तुम कौन होते हो? तुम भारत का हिस्सा हो ही नहीं तो हम क्यों आर्मी भेजे? हम क्यों हमारी जो मिलिट्री है उसको तुम्हारे पास भेजे हेल्प करने के लिए? तब वीपी मेनन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराते हैं और वो साइन कराते हैं। तो याद रखना, हरि सिंह, ठीक है, जो कश्मीर रियासत के राजा है, उन्होंने क्या कराया भाई? विलय पत्र पर साइन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, IOA बोलते हैं इसे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, यानी कि विलय पत्र पर इन्होंने क्या करें? साइन। और इसी विलय पत्र पर साइन करते टाइम उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा होगा। तो वो जो धारा 370 चल रहा था ना, आर्टिकल 370, वो इस विलय पत्र में वो सारी चीजें लिखी हुई थी। इन्होंने साइन तो करे लेकिन अपनी मर्जी के शर्त पर करे। हालांकि उस समय अगर भारत चाहता तो वो सारी चीजें बिना मनवाए भी साइन कर सकता था, लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि हरि सिंह की भी वहां पर बातें मानी गई। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे? कश्मीर में राजा कौन है? हरि सिंह। कश्मीर का विलय कैसे हुआ बताओ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विलय पत्र पर हरि सिंह ने डायरेक्ट साइन कर दिए। जूनागढ़ में क्या कहा गया भाई? जूनागढ़ का ये जो नवाब था महावत खान थर्ड, यहाँ पर जूनागढ़ में जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। ठीक है, जनता तो चाहती थी कि भारत में मर जाओ। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात वाले हिस्से में, जो पाकिस्तान और भारत वाले हिस्से में लगता है। गुजरात का बॉर्डर लगता है भाई पाकिस्तान से, उसी हिस्से में पड़ता है जूनागढ़। लेकिन इसका जो प्रधानमंत्री था ना महावत खान का थर्ड, उसने मोहम्मद अली जिन्ना से बात कर ली और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको दे दिया लालच कि अगर तुम भारत में जूनागढ़ को मर्ज करवाओगे, क्योंकि जूनागढ़ थी उस समय बहुत ज्यादा पैसे वाली रियासत, तो बोला मैं तुम्हें ऊंचे पद दूंगा, हो सकता है तुम्हें प्रधानमंत्री की पोस्ट भी दे दूं। तब यहाँ पर महावत खान थर्ड का जो प्रधानमंत्री है, महावत खान थर्ड को भी क्या कर लेता है? अपनी तरफ कर लेता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता होता है कि यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं चलेंगी, तो महावत खान थर्ड को तो रातों रात भागना पड़ता है। ठीक है, और वहां पर कराया जाता है जनमत संग्रह। ठीक है, प्लेबीसाइड कराया जाता है। जनमत संग्रह का मतलब है वोटिंग कराई जाती है, तो 90% जनता कहाँ वोट डालती है? भारत के पक्ष में। तो जूनागढ़ का जो विलय हुआ है वो कैसे हुआ है? वोटिंग के जरिए, जनमत संग्रह। अब बात आती है तीसरी, हैदराबाद की। हैदराबाद का जो उस्मान अली था, इसने पहले तो मना कर दिया। अब हैदराबाद तुम्हें लोकेशन पता है? ठीक है, कहाँ पड़ती है भाई? आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, बाद में उस्मान अली ने बोला मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। अब पाकिस्तान में मिलने के लिए हैदराबाद को रास्ता देना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान आ रहा जा रहा है भारत के अंदर आराम से। भाई पूर्वी पाकिस्तान में मिलेगा तो भी और पश्चिम पाकिस्तान में मिलेगा तो भी, क्योंकि उस समय बांग्लादेश था नहीं, उस समय क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। तब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो प्यार से मनाया, नहीं माने तो कोई बात नहीं, इनको कर दिया जबरदस्ती पकड़ के नजरबंद, और वहां पर चला दिया ऑपरेशन पोलो। ठीक है, पुलिस नहीं भेजी, आर्मी। ठीक है, क्या करा? पुलिस के कपड़े पहना के आर्मी को उतार दिया वहां पर, क्योंकि आप वहां पर मिलिट्री कार्रवाई नहीं करवा सकते हो ऐसे। तो ये कहा जाता है कि क्या हुआ भाई? मिलिट्री एक्शन, लेकिन वैसे हम बोलते हैं पुलिस कार्रवाई। तो इस तरह से हैदराबाद के उस्मान अली को नजरबंद कर दिया और हैदराबाद को भी किस में मर्ज करवा दिया? भारत में। तो देखो, हमने कहीं पर चीजें प्यार से हो रही हैं भाई, बाकी रियासतें मिल गई हैं तो वो प्यार से ही चीजें हो रही हैं। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, कैरेट यानी कि जो गाजर और स्टिक जो होती है छड़ी। ठीक है, तो जो नहीं मार रहे हैं उनको छड़ी के बल पर कैसे भी अपनी मर्जी से कैसे भी मजबूर करके मनवाया। तो कौन कौन सी 3 रियासतें जो भारत में मर्ज नहीं हुई थी 15 अगस्त तक? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। कश्मीर कैसे मर्ज हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विलय पत्र पर साइन करके। जूनागढ़ जनमत संग्रह करके, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाकर। ठीक है, पुलिस कार्रवाई से। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई। अब इन तीनों को तो मर्ज कर लिया, पूरा भारत हो गया एक, लेकिन भारत के सामने एक नई समस्या आ गई, और वास्तव में इस नई समस्या को जन्म ना कांग्रेस ने ही दे रखा था पहले से। कांग्रेस ने 1946 में ये बोल दिया था कि अगर राज्य बनेंगे तो हम प्रांतीय भाषाओं के आधार पर बना देंगे। अब लोगों के मन में वो चीजें बनी हुई थी, भारत हो गया आजाद, अब ये मांग उठने लग गई कि भाषा के आधार पर क्या बनाओ? राज्य। तब इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमने कौन सा कमीशन बनाया? एस.के. धर। कब बना? जून 1948 में। ठीक है, एस.के. धर कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ठीक है, और इन्होंने ये बोला
कि अगर भारत में भाई राज्य बनाने हैं तो भाषा के आधार पर नहीं होने चाहिए बल्कि प्रशासन के आधार पर होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर राज्य बनाने चाहिए। और इन्होंने भाषा के आधार पर जो राज्य की मांग उठ रही थी उसको क्या कर दिया, मना। तो यानी कि एस के धर ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, बनाने हैं तो किसके आधार पर बनाओ, प्रशासन के आधार पर। इसी रिपोर्ट को चेक करने के लिए कमेटी बनी, कौन सी, जेवीपी कमेटी। जैसे कौन है इसमें, जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारामैया और वी से वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी ने भी एस के धर की रिपोर्ट को चेक करा, ये बोला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, अगर राज्य बनाने हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के आधार पर बनाने पड़ेंगे। तो जेवीपी कमेटी ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जब देखा कि जेवीपी कमेटी ने मना कर दिया तो ये मांग जो बेसिकली है ये उठ रही थी साउथ की तरफ, इधर ये पूरा जो हिस्सा इसको क्या बोला जाता था, मद्रास। आज इस मद्रास वाले हिस्से को दो भागों में बटा हुआ, ऊपर वाला है आंध्र प्रदेश और नीचे वाला क्या है भाई, तमिलनाडु। मद्रास में दो भाषा वाले लोग रहते थे, तमिल और तेलुगु। तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश में, अब तेलुगु वालों ने बोला हमें इन तमिल वालों के साथ नहीं रहना है, ठीक है। और भाषा के आधार पर मद्रास में तो ये मांग उठी रही थी, साथ में और राज्यों में भी मांग उठ रही थी। तब एक व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, पोट्टी श्री रमालू, और उन्होंने कर दी 56 दिन की भूख हड़ताल और वो मर गए। अब मर गए तो यहाँ पर चीजें क्या हो गई, खराब, और सरकार पर आ गया दबाव। तब सरकार ने दबाव के आधार पर आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर, आज़ादी के बाद बोल रही हूँ, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो समझ गए आंध्र प्रदेश कौन सा हो गया, देखो इधर ये वाला जो हिस्सा है, ये पोट्टी श्री रमालू ने क्या कर दी, 56 दिन की भूख हड़ताल। तो ये पूरा हिस्सा था मद्रास। मद्रास में दो भाषा वाले लोग रहते हैं, तमिल और तेलुगु, ठीक है। तेलुगु वालों ने बोला हमें तमिल वालों के साथ नहीं रहना है। तब इस मद्रास के दो टुकड़े हुए, ऊपर वाला बना आंध्र प्रदेश और नीचे वाला क्या बन गया, मद्रास। बाद में इस मद्रास का नाम चेंज होके क्या हो गया, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तो तमिल भाषा वाले लोग रह गए और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तेलुगु, ठीक है। ये याद रखना। कब बन रहा है ये, 1 अक्टूबर 1953। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश। तो इसकी डेट आती है कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। अब सीधी सी बात है, जब भाषा के आधार पर एक बन गया तो बाकी भी डिमांड करेंगे। उधर पूरा का पूरा जो बॉम्बे प्रांत था उसके अंदर महाराष्ट्र और गुजरात वाला हिस्सा आता था, गुजरात वालों ने भी मना कर दिया कि हमें नहीं रहना। फिर पंजाब और हरियाणा में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में भाषा को लेकर विवाद हो गया कि अगर आपने आंध्र प्रदेश बना सकते हो भाषा के आधार पर तो बाकी स्टेट भी तो बन सकते हैं। और ये समस्या क्यों हो रही थी, क्योंकि उस समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसी व्यवस्था नहीं थी। भारत में ABCD 4 कैटेगरी के स्टेट बने हुए थे। इसी समस्या को फाइनली सुलझाने के लिए, कि जड़ शुरू कहाँ से हो रही है, इसी समस्या को सुलझाने के लिए देखो ये अक्टूबर में बन रहा है, दिसंबर 2 महीने बाद ही दिसंबर 1953 में हमने क्या बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। तो देखो भाषा के आधार पर आज़ादी के बाद पहला स्टेट कौन सा बना है बताओ, आंध्र प्रदेश। कब बना है, पेपर में इसकी डेट आती है 1 नवंबर 1953 को। किससे अलग होकर बना बताओ, मद्रास। तो मद्रास में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तमिल, और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तेलुगु, ठीक है। अब तो आंध्र प्रदेश के भी टुकड़े हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गए, ठीक है। अब इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए दिसंबर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली। इसीलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। तो कई बार पेपर में फजल अली नाम आ जाता है और कई बार पेपर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नाम आ जाता है, ठीक है। तो फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना, दिसंबर 1953 में। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के बेस पर, ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। अगर एक्ट पूछे तो 1956 करना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का ईयर पूछे तो 1953 करना। और इसी एक्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 तो राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। यानी कि वो जो ABCD 4 कैटेगरी के जो स्टेट थे वो हमने फाइनली क्या कर दिए, खत्म, ठीक है। अब राज्य बन गए तो राज्य में क्या आया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद।
ठीक है। उससे पहले इन राज्यपाल को क्या बोला जाता था? राज प्रमुख बोला जाता था। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई, ठीक है। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बोला ये जो समस्या जहाँ से शुरू हो रही है उसकी जड़ी खत्म करो। तो ABCD 4 कैटेगरी के स्टेट खत्म कर दी। इसीलिए हमने 7वां संविधान संशोधन करा, कब बताओ? 1956 में। और हमने इससे क्या कर दिया? पार्ट 7 भाग 7 को रिपील कर दिया, निरस्त कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन से ही 1 नवंबर 1956 को हमने क्या कर दिए? भारत में 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का कॉन्सेप्ट कैसे आया, समझ में आ गया। इसीलिए 1947 में भारत पहले एक देश बना, राज्य बने 1956 में। तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत में किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने की शक्ति नहीं है। और भारत ने ये यूनियन ऑफ स्टेट कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। क्लियर है भाई? इसके अध्यक्ष कौन है? फजल अली। इसलिए इस कमीशन को क्या बोल देते हैं? फजल अली कमीशन। इनकी हेल्प करने के लिए 2 व्यक्ति और कौन है? KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन में टोटल कितने मेंबर हो गए? 3। चेयरमैन कौन हो गए? फजल अली। 2 एक्स्ट्रा मेंबर कौन हो गए भाई? KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। एक्ट कब पास हो रखा है? 1956 में। और 1 नवंबर 1956 को हमने कितने स्टेट बना दिए? 14 स्टेट और 6 यूटी। तो यहाँ तक का एक पोर्शन क्लियर हुआ भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। ये एक पोर्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो, 14 राज्य और 14 राज्य जब बने और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने? हिमाचल प्रदेश भाई, आज ये भले ही राज्य है लेकिन उस समय क्या बना? यूटी। मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारे क्या बने? यूटी बने। अब इनमें से हम देखेंगे कि इनमें से वर्तमान में तो कुछ क्या है? राज्य हैं, ठीक है। तो वास्तव में राज्य को यूटी में बदला जा सकता है और यूटी को किस में बदला जा सकता है? राज्य में। ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, संसद के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। जैसे अभी करंट में ये चल रहा है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए, ठीक है। जैसा अभी केरल का नाम केरलम हुआ है, ठीक है। ये याद रखना भाई, केरल का नाम क्या हो गया? अभी केरलम हो गया। तो वास्तव में जो केरलम शब्द है चेरलम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चेरलम चेरलम करते करते वो क्या हो गया है? केरलम हो गया है। तो वापस से उन्होंने बोला कि इसका केरलम जो ये नाम है ये एंशंट हिस्ट्री से भी रिलेट करता है, ज्योग्राफिकल भी इसका नाम केरलम ही होना चाहिए, केरला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऑफिशियली चेंज हो चुका है। अभी राष्ट्रपति ने उस चीज़ को कहाँ भेजा हुआ है? केरला की जो लेजिस्लेटिव वो असेंबली है, विधानसभा, वहाँ पर इस तरह का ये भेजा हुआ है, क्योंकि जब नाम वगैरह चेंज होते हैं तो उससे स्टेट से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 से वो सारी चीज़ें हो रही है। जो ये नाम चेंज होते हैं, कौन से आर्टिकल से होते हैं? आर्टिकल 3 से होते हैं, ठीक। किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट के पास। ठीक ऐसे ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है भाई? महाभारत काल में पांडवों से जुड़ा हुआ है। पांडवों की भूमि हो गई इंद्रप्रस्थ, ठीक है, वहीं से। तो कुछ भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो भाई, ये बात तो हो गई कि 14 राज्य। लास्ट 14वें नंबर का कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बन गया? 1 अक्टूबर 1953 को। अब बात आती है 15वां राज्य कौन सा बना। तो जो अलग होकर नया बनेगा ना वो राज्य काउंट होगा। तो 15वें नंबर पर बना है गुजरात। गुजरात कैसे बना? एक बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत में महाराष्ट्र भी था और गुजरात भी था। तो महाराष्ट्र तो बॉम्बे के अंदर रह गया और गुजरात अलग हो गया। तो नया राज्य बॉम्बे नहीं बना है, कौन सा बना है? गुजरात बना है। तो नया राज्य 15वें नंबर पे कौन सा बना? गुजरात। तो इनका पेपर में ना ईयर आता है सीधा सीधा। तो गुजरात कौन से नंबर का बना बताओ? 15वें नंबर का। कब? 1960 में, ठीक है। तो 15वां नंबर याद रखना, 1960 याद रखना। फिर फ्रांस सरकार के पास कौन कौन से थे? पौंडीचेरी, माहे, यनम, चंद्रनगर और करैकल। इन सबको कब आज़ाद करा लिया? नवंबर 1954 में आज़ाद करा लिया, ठीक है। और इनको भी बाद में क्या बना लिया? भारत का हिस्सा। तो ये याद रखना, फ्रांसीसियों के कब्जे में कौन कौन सी बस्ती हुआ करती थी? पौंडीचेरी, माहे, ठीक है, यनम। इसको ना यमन नहीं है, ये यनम है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, YANAM, ठीक है। वहाँ इंग्लिश में भी करेक्ट कर लेना, यनम है ये सारी किसके कब्जे में हुआ करती थी? फ्रांस। तो चंद्रनगर को तो कहाँ मिला दिया था बाद में? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पांडिचेरी, माहे, यनम, चंद्रनगर, करैकल ये सब फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। और कब आज़ाद कराया बताओ? नवंबर 1954 में। तो ये ईयर आता है पेपर में। देखो कहाँ कहाँ पड़ता है ये, देखो भाई इधर इनकी ना लोकेशन पता होनी चाहिए। देखो पौंडीचेरी यूटी है लेकिन 3 स्टेट में फैला हुआ है। 3 स्टेट में कैसे? देखो इधर ये केरला वाला हिस्सा है, केरला में हिस्सा पड़ता है माहे। कौन सा हिस्सा पड़ता है पौंडीचेरी का?
माहे है तो पौंडीचेरी, लेकिन कौन सा हिस्सा है, माहे। ये है पूरा तमिलनाडु वाला हिस्सा, तमिलनाडु में पड़ते हैं दो, कराईकल और पौंडीचेरी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम वाला हिस्सा, यनम। तो इसका मतलब पौंडीचेरी है वो कितने स्टेट में फैला हुआ, 3। किस किस में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। केरला में कौन सा हिस्सा, माहे। आंध्र प्रदेश में कौन सा, यनम। और बाकी के 2 जो एक इसी के नाम से है, पौंडीचेरी, और पहले इसको पुडुचेरी बोलते थे, अब ये पौंडीचेरी हो गया, इसका भी नाम बदल गया है। और कराईकल, ये दोनों हिस्से कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु में। तो ये याद रखना, यहाँ से बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो पौंडीचेरी वाली सारी चीजें हैं वो किसके कब्जे में थी, फ्रांसीसियों के में। कब आजाद कराया, नवंबर 1954 में। और जो चंद्रनगर वाली जगह, इसको हमने किस में मिला दिया था बाद में, बंगाल में, ठीक है। देखो पुर्तगालियों के कब्जे में कौन कौन सी थी, गोवा, दमन, दीव। पुर्तगालियों से कब आजाद कराया, दिसंबर 1961 में। कब आजाद कराया, ठीक है। और गोवा को आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। लिख लो यहीं पर, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में याद रखना, और ऑपरेशन विजय कहाँ याद रखोगे बताओ, पुर्तगालियों में, ठीक है। चलो 1 मिनट में पानी पीती हूँ, इतने इसको यहाँ तक रिपीट करो, देखो सारी चीजें। चलो भाई देखो आगे। तो फ्रांसीसियों से याद रखना, फ्रांसीसियों से कब आजाद करा दिया, 1954 में। और कौन कौन सी बस्ती, पुर्तगालियों से गोवा, दमन, दीव, इनको कब आजाद कराया, 1961 में, ठीक है। और 1962 में इनको क्या कर दिया था, भारत का हिस्सा बना लिया था। गोवा को आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। मात्र 36 घंटों के अंदर ही पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया था वहां पर, ठीक है। उसके बाद आता है 16वें नंबर पे कौन सा बना है, नागालैंड। कब, 1963 में। किससे अलग होकर, असम से। तो इनका एक तो ईयर याद रखोगे, जैसे गुजरात याद रखोगे 15 पे 1960 में, ठीक है। ऐसे ही इनका एक तो नंबर याद रखोगे और ईयर याद रखोगे, ठीक है। पेपर में ईयर आता है सीधा सीधा, ठीक है। फिर जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना जहाँ नए गवर्नर और सीएम बने हैं भाई, ठीक है, तो वहाँ स्टेट की डेट भी याद रख लेंगे कि एग्जैक्ट कौन कौन सी डेट है और अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो इधर 17वें नंबर पे पंजाब से अलग होकर क्या बना है, हरियाणा। कब, 1966 में। 18वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश को हमने क्या बना दिया, यूटी था पहले भाई। 1956 में 6 यूटी बने थे, उसमें से हिमाचल प्रदेश यूटी था, लेकिन अब हमने इसको 1971 में यूटी से क्या बना दिया, स्टेट। कौन से नंबर का, 18वें नंबर का। 19वें नंबर पे मेघालय, 1972 में 3 बने, कौन कौन, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों है। तो इनका ना सीक्वेंस नहीं पूछता 19, 20, 21, सीधा ये पूछेगा 1972 में कौन सा एक नहीं बना हुआ है भाई, ठीक है। तो ये याद रखना। तो 1972 में कौन सा याद रखोगे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। फिर सिक्किम के साथ हमने 1950 में शांति समझौता कर रखा था, जहां पर सिक्किम ने हमें कुछ मामले भारत को दे रखे थे, लेकिन सिक्किम अपना जो आंतरिक शासन है वो सिक्किम के पास ही था। लेकिन फाइनली हमने 36वां संविधान संशोधन करा था, ये संशोधन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम को 22वें नंबर का स्टेट बना लिया। कब, 16 मई 1975। और बताओ 1975 में किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा हमने 16 मई 1975 को, ठीक है, हमने सिक्किम को कौन से नंबर का बनाया, 22वें नंबर। तो सिक्किम का ना नंबर पूछा हुआ है, सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बना, 22वें नंबर का। तो नंबर याद रखना 15 से लेके 22 तक वाले सीधे। उसके बाद देखो, ठीक है, दिसंबर 1950 में एक संधि हो रखी थी, ठीक है। पहले हमने इसको एसोसिएट स्टेट बनाया था, लेकिन बाद में फुल स्टेट बना दिया। उसके बाद 23वें नंबर पे मिजोरम। मिजोरम पहले यूटी था, अब क्या बन गया, स्टेट। कब, 1987 में। लेकिन कौन सा अमेंडमेंट से, तो अमेंडमेंट का ईयर है 1986। तो मिजोरम कौन सा अमेंडमेंट से, 53 अमेंडमेंट 1986, जबकि बना कब, 1987 में। ऐसे अरुणाचल प्रदेश कौन सा अमेंडमेंट से, 53 अमेंडमेंट 1986, लेकिन बना कब, 1987 में। गोवा को हमने यूटी बनाया था भाई, गोवा को हमने पुर्तगालियों से 1961 में आजाद कराया। 1962 में हम
गोवा को यूटी बना दिया। लेकिन अब हमने गोवा को यूटी से किस में चेंज कर दिया, स्टेट में। तो गोवा कौन से नंबर का स्टेट बना, 25वें नंबर का। कब बना, 1987 में। और कौन से अमेंडमेंट से, तो इसका अमेंडमेंट का ईयर और बनने का ईयर दोनों का सेम है, जबकि यहाँ अलग है। देखो बनने का ईयर 87 है और अमेंडमेंट का ईयर क्या है, 86, और इधर भी 86 और उधर 87। 1987 में 3 बने हैं, कौन कौन से, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। लेकिन इनके अमेंडमेंट के नंबर अलग है। इन दोनों के क्या है, 53, 53 और इसका क्या है 56। तो सिक्किम का अमेंडमेंट याद रखोगे 36 अमेंडमेंट 1975, गोवा का अमेंडमेंट याद रखोगे 56 अमेंडमेंट 1987। ठीक है, जैसे 1972 में 3 बने, ऐसे 1987 में भी कितने स्टेट बने, 3। गोवा पहले 1962 में क्या बना था, यूटी, अब क्या बन गया है बताओ, स्टेट। उससे पहले गोवा किसके कब्जे में हुआ करता था, पुर्तगाली। गोवा को कौन सा ऑपरेशन चला के आजाद कराया, ऑपरेशन विजय। मात्र 36 घंटे में भारत को आजाद, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया था। ठीक है, तो 25 तक पहुंच गए। उसके बाद आता है 26वें नंबर पे बना है छत्तीसगढ़। अब ये बाद वाले, इनकी पूरी पूरी डेट याद रखना। 1 नवंबर 2000 किससे अलग होकर, एमपी से अलग होकर। 27वें पे उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000। 28वें पे झारखंड 15 नवंबर 2000, यानी कि 2000 में 3 बन रहे, तीनों नवंबर के महीने में बन रहे, बस डेट अलग है। ठीक है, झारखंड किससे अलग होकर, बिहार से। 29वें नंबर पे कौन सा बना, तेलंगाना। 2 जून 2014 को किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश। अभी 29 हो गए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 28। तो घट गया ना, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, अब जम्मू कश्मीर को यूटी में तोड़ दिया, लद्दाख अलग यूटी बना दिया और जम्मू कश्मीर, तो वापस 29 से घटकर कितने हो गए, 28। ठीक है, तो देखो वर्तमान में कितने स्टेट है, 28। क्यों, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा कर दिया समाप्त, और हमने इसको क्या बना दिया, यूटी। 2 नई यूटी बनाई है, कौन कौन सी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब बताओ अलग होकर नई कौन सी बनी है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, लद्दाख। तो सबसे लेटेस्ट यूटी पूछे, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश भारत का कौन सा है, तो वो कौन सा है, लद्दाख है। कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। किससे अलग होकर, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। तो वापस 29 की जगह घटकर कितने स्टेट रह गए बताओ, 28। जम्मू कश्मीर खत्म हो गया ना। ठीक है, वर्तमान में कितने यूटी हो गए, 8 यूटी, जबकि 1956 में कितने यूटी बने थे, 6। ठीक है, फिर देखो 26 जनवरी 2020 को हमने 2 यूटी को मर्ज कर दिया, दादर नागर और दमन दीव, दोनों डीडी वाली क्या कर दी, मर्ज। अब ये नई यूटी नहीं बनी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लद्दाख तो 2019 में बना है, दादर दमन मर्ज होकर 2020 में बना, तो नई यूटी दादर नागर और दमन दीव होगा। नहीं, ये दोनों पहले से यूटी है, सिर्फ मर्ज करके एक बनाया है। ठीक है, लद्दाख कोई यूटी वूटी नहीं था पहले से, लद्दाख स्टेट के अंदर आता था, लद्दाख को हमने नया यूटी बनाया। तो भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सबसे लेटेस्ट यूटी कौन सा है, लद्दाख। जबकि दादर नागर और दमन दीव दोनों को मर्ज करके एक यूटी, 2 अलग अलग थी, 2 को अलग अलग को क्या कर दिया हमने, एक यूटी में बदल दिया। कब, 26 जनवरी 2020। ठीक है, फिर दिल्ली का फैक्ट देखते हैं कि दिल्ली को हमने 1956 में क्या बनाया था, यूटी। ठीक है, और 69 अमेंडमेंट कब हो रखा है, 1991 में। ठीक है, इससे हमने दिल्ली को क्या बना दिया, साथ में दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। कौन कौन से स्टेट शामिल कर रखे हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। ठीक है, इसमें जिले बहुत सारे, मेन याद रख लो। हरियाणा का कौन सा, फरीदाबाद और गुरुग्राम। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा। और राजस्थान का कौन सा, अलवर और भरतपुर। कौन सा आर्टिकल याद रखोगे, 239AA। और 239 बताओ कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 8 में। ठीक है, पार्ट 8 कहाँ से आता है, भाग 8 आता है 239 से लेकर 242 तक। तो उस 239 से लेकर 242 तक वैसे भी हम किसकी बात करते हैं, यूटी की तो बात करते हैं। तो दिल्ली क्या है, यूटी। कौन सा आर्टिकल याद रखोगे, 239AA। और कौन सा अमेंडमेंट, 69 अमेंडमेंट 1991। ठीक है, फिर देखो पौंडीचेरी 1962 में क्या बन गया था, यूटी। और चंडीगढ़ कब यूटी बना है, 1966 में। ठीक है, तो आज हमने पॉलिटी का एक और हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बोल दो, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बोल दो। ठीक है, तो 1947 से हमने चीज़ें शुरू करी थी और 2020 तक पूरा खत्म करा कि भारत में ये जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ये कैसे बने, किसका नाम कब कब चेंज हो रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।